बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस। खुश रहें, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। फिर भी अगर कोई पेशेंट आपके साथ कोई बीमारी में आता है तो उसको ट्रीट करें विद केमिकल्स, ड्रग्स और मेडिसिन। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। हमने डिवाइड किया है डायबिटीज़ मेलाइटिस की फार्माकोलॉजी को 4 पार्ट्स में। आज का पहला पार्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिज़ीज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस। ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम इंडोजिनियस इंसुलिन के बारे में हम एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन होगा। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सोजिनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड इंसुलिन, जो सिंथेटिक फॉर्म ऑफ इंसुलिन है। और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में हम नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज का पार्ट ऑफ लेक्चर with learning objectives. Student, after this part of lecture you must be able to define first what is diabetes mellitus, its types and complication. Second learning objective में you must be able to describe the insulin, endogenous or natural insulin, its release, mode of action, effects and last में इसकी degradation या metabolism हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद डायबिटीज़ मेलाइटिस। स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस? गुड। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस बेसिकली a chronic metabolic disorders, or especially metabolic disorder of carbohydrates and then protein and lipid. क्या होता है? characterized by hyperglycemia over a prolonged period of time, persistently increase glucose level, plasma glucose level. क्या resulting है? Resulting from the absence or inadequate pancreatic insulin secretion with or without concurrent impairment of insulin's action. Basically hyperglycemia है जो persistently increase रहता है prolonged time of period के लिए due to some complication in insulin synthesis or insulin deficiency. और sometime deficiency insulin की नहीं भी है तो फिर आपका resistance है, tissue resistance develop कर जाते हैं towards insulin. आपके पास पेशेंट आता है किन साइन सिम्टम्स के साथ, हाउ वी कैन डायग्नोज डायबिटीज़ मेलाइटिस। स्पेशली कुछ सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के पास, फॉर एग्जांपल एक्सेसिव थर्स्ट और ऑस्मोटिक डायूरेसिस, पानी पिए चले जा रहा है और यूरिन करते चले जा रहा है। ये पेशेंट का फर्स्ट साइन या सिम्टम्स में एक्सेसिव थर्स्ट, जिसको पॉलीडिस्पेप्सिया और पॉलीयूरिया, ऑस्मोटिक डायूरेसिस। इसके साथ कुछ इंक्रीज हंगरनेस है, हंगर पेशेंट को भूख ज़रूरत से ज़्यादा लगती है क्योंकि जितना ग्लूकोज लेवल है हाई वो आपके प्लाज्मा के अंदर है, टिश्यूज़ सेल्स के अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं जा रही। सेल्स भूखा होता है, टिश्यू भूखे होते हैं तो आपको सेंस ऑफ हंगरनेस फील होती है। लेकिन बेसिकली हाइपरग्लाइसेमिया है तो वो जो ग्लूकोज लेवल है वो आपके प्लाज्मा के अंदर है, ना कि टिश्यूज़ के अंदर। सो फर्स्ट सिम्टम्स और साइन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके साथ अगर आप पेशेंट को ट्रीट नहीं करते, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ पेशेंट आता है या क्रोनिकली अगर उसकी ग्लूकोज लेवल प्लाज्मा में हाई रहता है और डेफिशिएंसी है ग्लूकोज या न्यूट्रिशन की टिश्यूज़ में, सेल्स में, ऑर्गन्स में, तो वो कुछ कॉम्प्लिकेशन कॉज करते हैं, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, जिसमें बेसिकली मेन जो रिस्क फैक्टर हैं माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं। अगर हम देखें इंक्रीज रिस्क ऑफ माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जिसमें मोस्टली रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है मोस्टली। बेसिकली तो आप कह सकते हैं कि ये जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है मदर ऑफ ऑल डिजीज़। विद पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजरता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करती है क्योंकि
ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को नॉर्मल न्यूट्रिशन नहीं मिलती। तो सम माइक्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स है रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी आपने सुना होगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी का, न्यूरोपैथी का, जनरलाइज बॉडी एक्स होते हैं, कुछ सेंसेशन लॉस होती हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, और सम टाइम डेवलप होता है डायबिटिक फुट कॉम्प्लिकेशन अगेन विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस। कुछ माइक्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं। माइक्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर में कॉम्प्लिकेशन अगर आप देखें, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, अथरोमेटिस, एथरोमा लाइक कॉम्प्लिकेशन आती है विद पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ में, और सम टाइम सेरेब्रो वेसल डिजीज़ में। मेन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ मेलाइटिस कि अगर पेशेंट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ है, अगर उसका पुअर कंट्रोल है डायबिटीज़ में, तो ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में आती है। और वो पेशेंट जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के साथ हैं, फ्रीक्वेंट उनको इन्फेक्शंस रहते हैं, प्रोन टू द इन्फेक्शन एंड स्लो वुंड हीलिंग। अब देखिए, स्लो वुंड हीलिंग जब न्यूट्रिशन नहीं मिलती ग्रोइंग टिश्यूज़ को, जब वो डेप्रेस जो एबनॉर्मल टिश्यू सबसाइड होते हैं तो न्यू टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन नहीं मिलती क्योंकि इंसुलिन डेफिशिएंसी है, हाइपरग्लाइसेमिया है, टिश्यू के अंदर अपटेक ऑफ ग्लूकोज या न्यूट्रिशन नहीं है, तो वुंड हीलिंग डिले होती है। डायबिटिक फुट मैंने आपको कहा, माइक्रोवेस्कुलर मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जिसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ वुंड हीलिंग डिले है, तो फिर आपका डायबिटिक फुट अल्सर्स बनते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, और समटाइम उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी है कि हमें एम्पुटेशन करना पड़ जाती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। ओके जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे विद different types of diabetes mellitus. If you know that the insulin is main major factor in diabetes mellitus. Insulin basically है क्या? Insulin is a hormone that help the glucose get into the cell. ये uptake करता है प्लाज्मा से, uptake ग्लूकोज विद इन द सेल्स टिश्यूज़, और मेन जो फैक्टर है जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को या न्यूट्रिशन को लेके आता है टू गिव दैम एनर्जी एंड रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। सो according to the action of insulin we can divide diabetes mellitus into main two types. इसकी main two types हैं, type 1 टाइप 2। बेसिकली टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, मींस कि एब्सोलूट डेफिशिएंसी है आपके जो बॉडी के अंदर ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल आपका पैंक्रियाज है जहाँ सिंथेसिस होती है इंसुलिन की और वहीं से रिलीज़ होती है। अगर वो एब्सोलूट डेफिशिएंसी है, एब्सोलूट डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज, तो फिर हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1, जिसमें एक सिंगल वन चॉइस हमारे पास रह जाती है, रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम एक्सोजेनियसली इंसुलिन को रिप्लेस करते हैं, तो यू कैन से दैट type 1 is an insulin dependent diabetes mellitus, and the other hand type 2 diabetes mellitus में non insulin dependent diabetes mellitus अगर स्टूडेंट्स देखें तो टिश्यू रेजिस्टेंस में भी और relative deficiency of insulin is the main reason of type 2 diabetes mellitus। इनएडिक्वेट रिलीज़ है, अगर आपकी फुलफ़िल नहीं करती टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन। अगर 100% रिलीज़ होनी है उसमें 80 या 70% रिलीज़ होती है, 20-30% रिलीज़ नहीं हो रही, तो ये डेफिशिएंसी है, ये लेज़ी इफ़ेक्ट है ऑफ पैंक्रियाज। और सम टाइम इंसुलिन फुलफ़िल करती है, अपना टोटल क्वांटिटी के साथ रिलीज़ होती है, लेकिन टिश्यूज़ के साथ उनकी रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस को सम टाइम या डेफिशिएंसी को हम डिफरेंट नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग से कंट्रोल करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है जिसमें हमने नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग को डिटेल के साथ डिस्कस किया है, हम वहाँ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ बताता चलूँ मेन 2 टाइप्स हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की, टाइप 1 टाइप 2। इनमें कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। अगर आपको आप डायग्नोज करने जा रहे हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पेशेंट आपके पास
जो आता है, या आपने उसको काउंसलिंग करनी है, या फिर आपने उसकी प्रोफिलैक्टिक या उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है, आपको टाइप 1 और टाइप 2 में कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स का पता होना लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप 1 टाइप 2 में ऑनसेट ऑफ डिज़ीज़ एज किस एज में, मोस्टली 35 ईयर एज के बाद जाके डायबिटीज़ मिलाइटिस टाइप 2 स्टार्ट होती है। ऑन द अदर हैंड टाइप 1 में चाइल्डहुड या प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है। सेकंड, न्यूट्रिशनल स्टेटस में देखिए मोस्टली टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट ओबेस, मोस्टली ओबेसिटी की तरफ जा रहा होता है, और टाइप 1 में अंडर न्यूरिश्ड पेशेंट होता है। इन द सेम सेंस प्रीविलेंस अगर आप देखें, जितनी भी डायबिटीज़ मिलाइटिस डायग्नोज होती हैं 90 to 95% वो डायबिटीज़ मिलाइटिस टाइप 2 है, और 5 to 10% आउट ऑफ 100 में अगर हम देखें तो वो डायग्नोज होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस में। और मोस्टली अगर आप देखें टाइप 2 आपका जेनेटिक फैक्टर बहुत इन्फ्लुएंस रखता है। आपके फर्दर फोरफादर्स में अगर डायबिटीज़ है तो आप में होने के चांसेस ज़्यादा हैं टाइप 2 एज़ कम्पेयर टू मॉडरेट जेनेटिक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है टाइप 1 में। लास्ट में अगर आप देखें डिफेक्ट और डेफिशिएंसी, मोस्टली इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, इनकी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन टाइप 1 में है। इसलिए एब्सोलूट डेफिशिएंसी में हम रिप्लेसमेंट एक्सोजिनियसली सिंथेटिक फॉर्म ऑफ इंसुलिन पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जबकि इसमें टाइप 2 में ये डिस्ट्रक्शन कम होती है। विद पैसेज ऑफ टाइम ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती है, जो डिस्ट्रक्शन है ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है, लेकिन इन द पैसेज ऑफ टाइम एकदम आपका डेफिशिएंसी की तरफ इंसुलिन नहीं जाती है। आप रिप्लेसमेंट थेरापी भी कर सकते हैं, जितना डेफिशिएंट है उतना आप बाहर से सिंथेटिक फॉर्म ऑफ इंसुलिन पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो, या कुछ ड्रग्स होती हैं जो सिक्रीशन को भी इंक्रीज़ करती है और सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन को भी इन्हेंस करती है। ओके जी स्टूडेंट्स, आपने अभी डिस्कस किया मेन 2 टाइप्स, टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस एंड टाइप 2, और इनमें क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। बेसिकली हमने डिवाइड किया है डायबिटीज़ मिलाइटिस को इनटू 4 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 बेसिकली सेकेंडरी डायबिटीज़ मिलाइटिस है, प्राइमरी कॉज कुछ और है। फॉर एग्जांपल some diseases or conditions that cause diabetes mellitus is called known as secondary डायबिटीज़ मिलाइटिस और टाइप 3 डायबिटीज़ मिलाइटिस। कुछ डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कशिंग्स डिजीज़ है जिसमें कॉर्टिजोन लेवल हाई रहता है बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन हाई रहेगा, एक्रोमेगैलिक डिसऑर्डर्स या इम्यून सप्रेशन है। ये बेसिकली प्राइमरी कॉज है जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया एज ए साइड इफ़ेक्ट ऑफ दीज डिजीज़ आप सेकेंडरी डायबिटीज़ की तरफ पेशेंट को जाते हैं। कुछ ड्रग्स पेशेंट इस तरह की ले रहा होता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जिसका इन्फ्लुएंस है कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म पे, साथ और ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, डाययूरेटिक्स हैं, थायराइड स्पेशली, बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं। पेशेंट ये ड्रग्स लेते हैं, समटाइम डायबिटिक पेशेंट भी, तो उनका पुअर कंट्रोल समटाइम हाइपरग्लाइसेमिया पे रहता है, क्योंकि ये वो सर्कमस्टांसेस हैं या कंडीशंस हैं या वो ड्रग है जो मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म या आपकी हाइपरग्लाइसेमिया इनके साइड इफ़ेक्ट्स में हैं। ये इंक्रीज़ करते हैं ग्लूकोज लेवल, और आपकी जो एंटी डायबिटिक इफ़ेक्टिवनेस है ड्रग्स की वो डिक्रीज़ करते हैं। टाइप 3 डायबिटीज़ मिलाइटिस। फिर टाइप 4 डायबिटीज़ मिलाइटिस नोन एज गेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलाइटिस। क्या गेस्टेशनल है कि अमूमन डायग्नोज होता है फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी में डायग्नोज होता है जब प्रेगनेंसी या गेस्टेशनल पीरियड फीमेल का चले जाता है, तो फिर बाद में सून आफ्टर डिलीवरी पेशेंट नॉर्मलाइज होता है। लेकिन उन इंडिविजुअल्स में जिसमें ये फर्स्टली डायग्नोज हुआ है डायबिटीज़ मिलाइटिस टाइप 4 इन गेस्टेशनल पीरियड ऑफ टाइम, उनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क है कि उनमें डायबिटीज़ मिलाइटिस टाइप 2 स्टार्ट ना हो जाए। इन इंडिविजुअल्स को प्रोफिलैक्टिक मैनेजमेंट करनी चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए कि फ्यूचर में उनको डायबिटीज़ मिलाइटिस टाइप 2 ना हो। रेगुलर एक्सरसाइज करें,
लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, ओबेसिटी से अपने आप को बचाएं। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिससे आप डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 4 से आप डिस्टेंस कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि आप में चांसेस हैं, क्योंकि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ में आपको ये डायग्नोज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे विद एंडोजेनियस इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ बनती है? जो नेचुरल इंसुलिन है, इसका जो मेन फैक्ट्री है, मेन ऑर्गन है जो इसकी सिंथेसिस करता है, वो पैंक्रियाटिक टिश्यूज़ हैं, पैंक्रियास हैं। पैंक्रियास बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू मेन एंडोक्राइनल और एक्सोक्राइनल एक्टिविटी जो प्रोड्यूस करता है। एक्सोक्राइनल एक्टिविटी ये रिलीज़ करता है हार्मोन एंड एंजाइम इन द गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के। ऑन द अदर हैंड जब ये एंडोक्राइनल सिक्रीशन करता है हार्मोन्स की, तो ये डायरेक्ट रिलीज़ करता है हार्मोन विद इन आवर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और मोस्टली जो ये एंडोक्राइनल टिश्यूज़ हैं, ये एंडोक्राइनल पार्ट है पैंक्रियास का, कंपोज्ड ऑफ अबाउट मोर देन 1 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बेसिकली composed of more than 1 million of cells। इसमें फर्दर डिवाइड है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल कुछ ए अल्फ़ा सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागोन लाइक हार्मोन्स, बीटा सेल्स, डी सेल्स, डेल्टामीन और एफ और पीपी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मोस्टली 70% ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कंपोज्ड ऑफ बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स द मेन सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन विथ इंसुलिन सम, प्रो इंसुलिन और सी पेप्टाइड और अमाइलिन। स्टूडेंट, मेन जो प्रोड्यूसिंग इवेंट है इंसुलिन का विद इन द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास स्टार्ट होता है विद प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन बेसिकली कंपोजिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ए सिंगल चेन ऑफ मल्टीपल अमाइनो एसिड्स के साथ 110 अमाइनो एसिड्स के साथ ये सिंगल चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स हैं। बाद में इसकी क्लीवेज होती है, फर्दर प्रोसेसिंग होती है, 24 अमाइनो एसिड्स क्लीवेज, इसकी कटिंग होती है, तो फिर प्रो इंसुलिन डेवलप होती है। प्रो इंसुलिन बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 86 अमाइनो एसिड, जिसके अंदर कुछ ए चेन और बी चेन, इन दोनों चेन को ज्वाइन करता है डाइसल्फाइड बाउंड, और इन चेन को एक दूसरे के साथ अटैच करता है सी पेप्टाइड। ये टोटल ये प्रो इंसुलिन है कंपोज्ड ऑफ 86 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, लास्ट में जब ये सिक्रीशन होती है, जो मेन एक्टिव इंसुलिन है उसकी फर्दर जो प्रो इंसुलिन है आफ्टर द क्लीवेज ऑफ सी पेप्टाइड जो चेन है, ये इनकी क्लीवेज कटिंग होती है, और स्पेसिफिकली चेन ए और चेन बी विद 2 डाइसल्फाइड ब्रिज। फाइनल स्टेप है, फाइनल फॉर्मेशन है इंसुलिन की, और ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन नोन एज डाइमर इन शेप। और इस तरह का अगर एक और मॉलिक्यूल है तो डाइमर, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइमर्स कैन कंपोज्ड या फॉर्म हेक्सामेयर। ये मोनोमेयर, देन डाइमेयर and hexamer. One monomer is composed of 1 molecule of insulin, dimer composed of 2 molecules of insulin, और hexamer composed of 3 molecules of dimer। तो ये एक concentrated form में within the vesicles of beta cells, बीटा सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में ये वेसिकल्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं, हेक्सामेयर, डाइमेर और मोनोमेयर शेप में कंसंट्रेटेड फॉर्म में। और जब ये रिलीज़ होते हैं स्टूडेंट्स, तो मोनोमेयर इन शेप ये ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ होते हैं। रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल, बेसिकली वी हैव ट्रिगिंग फैक्टर्स। जो मेन ट्रिगिंग फैक्टर्स हैं जो एक्टिवेट करता है रिलीज ऑफ already preformed insulin from the beta cells, the main activation is hyperglycemia। digested food के साथ जो ग्लूकोज लेवल प्लाज्मा में हाई होता है, hyperglycemia, ये main activator है release of the already preformed insulin within the beta cells। इसके साथ कुछ fatty acids हैं, amino acid डाइट के अंदर हैं, वो भी इसकी रिलीज़ को इन्हेंस करते हैं। कुछ GIT हार्मोन्स हैं, इंक्रीटिन लाइक हार्मोन, ये एंडोक्राइनल
हार्मोन होते हैं GIT के जो ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स को, इंक्रीटिन्स लाइक हार्मोन। हम इन हार्मोन्स को अपने 4 पार्ट में जब नॉन डायबिटिक एंटी डायबिटिक ड्रग्स को स्टडी करेंगे, इंक्रीटिन लाइक हार्मोन्स को भी डिस्कस करेंगे, वो भी रिलीज़ करते हैं एंडोजीनियस इंसुलिन को। ओके जी स्टूडेंट, इंसुलिन को स्टडी करने के साथ साथ यू शुड नो और शुड अवेयर अबाउट द सर्कुलेटिंग इंसुलिन। जो नेचर है, नेचर जो सर्कुलेट करती है, रिलीज़ करती है एंडोजिनस इंसुलिन, उनके मेन 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज़ इज़ बेसल फेज। थ्रू आउट 24 आवर एक ख़ास कंसनट्रेशन रहती है बॉडी के अंदर इंसुलिन की, वो जो कंटिन्यूसली रिलीज़ करता है पैंक्रियाटिक सेल्स बेसल इंसुलिन। और बेसल इंसुलिन की टोटल नॉर्मल कंसंट्रेशन 5 to 15 यूनिट पर ml आर फाउंड इन द नॉर्मल ह्यूमन। ऑन द अदर हैंड कुछ आफ्टर मील या ड्यूरिंग मील पोस्टपारेंडियल जब हाइपरग्लाइसेमिया है, हाइपरग्लाइसेमिया को कंट्रोल करने के लिए या वो ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए जो रिलीज़ है इंसुलिन की वो वक्त के साथ इंक्रीज़ होती है, और जब वो अपना रिक्वायर्ड वर्क पूरा करती हैं तो फिर उसकी रिलीज़ कम हो जाती है। तो ये बेसिकली स्पाइक्स बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट में हाइपरग्लाइसेमिया और फिर स्पाइक हुआ इंसुलिन का, फिर लंच में या सफर में। तो बेसिकली नेचुरली 2 तरह की मेन सर्कुलेटिंग इंसुलिन के फेजेस होते हैं। वन फेज इज़ बेसल फेज, सेकेंड इज़ पोस्टपारेंडियल ड्यूरिंग मील। ये बॉडी की सेंसर्स खुद काम करते हैं, वर्क करते हैं जितनी ज़रूरत है। इन स्टेट ऑफ स्टारवेशन, खाने के इन बिटवीन जो आपका टाइम है जिसमें आपकी शुगर लेवल रिड्यूस रहती है या आपको भूख लगती है या आप भूखे होते हैं, स्टारवेशन स्टेट में होते हैं, तो आपका जो लिवर है वो ग्लूकोजिनोलाइसिस और रिलीज़ करता है ऑलरेडी जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए बेसिकली इंक्रीज़ नॉर्मल बेसल इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक्टिविटी जो आपकी न्यूट्रिशन है सेल्स को वो मिलती रहे। अदरवाइज़ जब आपका एक्सेसिव मील होता है, एक्सेसिव ग्लूकोज लेवल है, तो फिर फ़ौरन हाई क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन जो स्टोर्ड फॉर्म में बीटा सेल्स में है वो रिलीज़ करता है, स्पाइक्स बनाते हैं। इन्हीं नेचुरल सीक्वेंस को हम कोशिश करते हैं जब आप एक्सोजिनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड करें ड्रग को, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ इंसुलिन, हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो हमारा बेटर कंट्रोल होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 और टाइप 2 में। ओके स्टूडेंट्स, जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर आता है तो डिफरेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन द सेम सेंस वी हैव 1 to 5 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स में बेसिक जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है वो मेन ट्रांसपोर्टर है टूवर्ड्स द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। यही सेंसर है, यही मेन एक्टिवेटर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो सेंस करवाता है बीटा सेल्स को कि फर्दर जो ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर्ड इंसुलिन है वो रिलीज़ करवाए। तो मेन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन द बीटा सेल्स फॉर बीटा सेल्स इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। इन द सेम सेम कुछ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फॉर एग्जांपल 4 होते हैं जो इंसुलिन मीडिएटेड अपटेक ऑफ इंसुलिन को अपटेक ऑफ ग्लूकोज को इन्हेंस करते हैं, और मोस्टली ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हमारे एडिपोज टिश्यूज़ और मसल्स में होते हैं। ड्यूरिंग जब आप एक्सरसाइज करते हैं या एक्टिविटी में इंसुलिन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है विद एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, और ये डिपेंडेंट होते हैं इंसुलिन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ या अपटेक ऑफ ग्लूकोज टूवर्ड्स देयर एक्टिव साइड और जहाँ टिश्यूज़ को ज़रूरत होती है। अच्छा स्टूडेंट, रिलीज ऑफ एंडोजिनियस इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स, हम इनको रीड करने से पहले डायरेक्ट डायग्राम पे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बीटा सेल है, पैंक्रियास का बीटा सेल्स कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। यहाँ मेन रिसेप्टर्स अगर आप देखें पोटाशियम इफ्लक्स चैनल और कैल्शियम चैनल्स, इसके साथ कुछ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं। मैंने आपको बताया स्पेशली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 प्रेजेंट होता है बीटा सेल्स में जो अपटेक करता है ग्लूकोज, और ये मेन सेंसर है टू इंक्रीज और रिलीज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ये बेसिकली वेसिकल्स के अंदर इंसुलिन हेक्सामेयर, डायमेयर और मोनोमेयर की सूरत में स्टोर्ड होती है।
फर्स्ट क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज लेवल हाई होता है थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज की एंट्री है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बीटा सेल्स, यहाँ ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है, जनरेट करता है एटीपीज़, और ये बेसिकली एटीपीज़ मेन एक्टिवेटर हैं टू ब्लॉक द एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम इफ्लक्स चैनल। तो बेसिकली ये जो एटीपीज़ हैं ब्लॉक करते हैं इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम को स्टॉप करते हैं। जब पोटाशियम की इफ्लक्स स्टॉप होती है, इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, डीपोलराइज टिश्यू होता है। आफ्टर द डीपोलराइजेशन ऑफ बीटा सेल्स कैन ओपन द कैल्शियम चैनल्स, और कैल्शियम की इनफ्लक्स होती है, इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम कैन एक्टिवेट द रिलीज ऑफ ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड इंसुलिन फ्रॉम द इंसुलिन वेसिकल टू थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस इन द प्लाज्मा। तो मेन एक्शन है विद द एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, यहाँ इसकी मेटाबॉलिज्म है, माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म, क्रैप्स साइकिल में फॉर्मेशन ऑफ एटीपीज़, और एटीपीज़ ब्लॉक करते हैं पोटाशियम इफ्लक्स चैनल्स को, और यहाँ से जब पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है तो ये कैटाइन कैन प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल और डिपोलराइजेशन ऑफ द टिश्यू, और फिर ओपन करते हैं कैल्शियम चैनल्स को, इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और यही कैल्शियम कंसंट्रेशन रिलीज़ करती है प्री फॉर्म्ड इंसुलिन फ्रॉम द वेसिकल्स टू द cells plasma systemic circulation through exocytosis process। अच्छे स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एक दफ़ा रीड कर लें, रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स, इंसुलिन सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय द ब्लड ग्लूकोज, द मेन स्टिमुलस, सर्टेन अमाइनो एसिड्स, GIT हार्मोन्स और ऑटोनॉमिक मीडिएटर्स भी एक्टिविटी या रिलीज को इन्हेंस करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, इंसुलिन सिक्रीशन इज ट्रिगर्ड बाय हाई ब्लड ग्लूकोज taken up by the beta cells of pancreas, where it is phosphorylated by glucokinase which act as a glucose sensor। फिर क्या है, the products of glucose metabolism enter in the mitochondrial respiratory chain, जो क्रैप साइकिल में mitochondrial एक्टिवेट और जनरेट करते हैं ATPs को, और ATP act by the blocking potassium efflux through ATP dependent potassium channels in the pancreatic beta cells can produce depolarization of the tissue, or depolarization can open the calcium channels, और intracellular calcium increase करता है, influx increase करता है, release of the preformed insulin by the exocytosis process, the main mechanism of release of endogenous insulin। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना डिटेल के साथ रिलीज़ को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग लाइक सल्फोनाइल यूरियास, हम थर्ड पार्ट में इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उनका भी एक्शन पोटाशियम चैनल इफ्लक्स पोटाशियम चैनल्स पे है, लाइक जब एंडोजिनियस ATPs फुलफिल नहीं करते टोटल रिक्वायरमेंट और रिलीज़ ऑफ इंसुलिन जो नेचुरल वे है रिलीज़ का, तो फिर हम एक्सोजिनियसली कुछ ड्रग्स देते हैं जिसका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हम थर्ड पार्ट में एंटी डायबिटिक ड्रग में इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, आते हैं एंडोजिनियस इंसुलिन। इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, चाहे वो एक्सोजिनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग हो या फिर बॉडी खुद अपना हार्मोन बनाती है इंसुलिन, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। स्टार्ट करेंगे विद डायग्राम। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया अबाउट द 5 सिग्नलिंग मैकेनिज्म या 5 वी हैव टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, जिसमें इंट्रासेलुलर और न्यूक्लियर रिसेप्टर थे, ट्रांसमेम्ब्रेनल थायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स, ट्रांसमेम्ब्रेनल थायरोसिन काइनेज जेनस या साइटोकाइन्स रिसेप्टर्स, ट्रांसमेम्ब्रेनल लाइगेंड आयन लाइगेंड चैनल्स, और लास्ट में हमने G प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स स्टडी किए हैं। उनमें आउट ऑफ 5 जो इंसुलिन का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेनल थायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। ये कंपोज्ड होता है मेन 2 पार्ट में, अल्फ़ा और बीटा पार्ट। बेसिकली ये अगर देखें सेल मेम्ब्रेन है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। मेन जो पार्ट है अल्फ़ा सब यूनिट, ये सेल के बाहर का आउटसाइड द सेल्स, और मेन रिकग्निशन साइड है जहाँ बहुत ज़्यादा एफिनिटी है इंसुलिन मालिक्यूल यहाँ अटैच होता है,
और थ्रू अटैचमेंट आफ्टर द कन्फर्मेशनल चेंज ये एक्टिवेट करता है सेकेंड पार्ट ऑफ द रिसेप्टर बीटा सब यूनिट जो ट्रांसमेम्ब्रेनल है और मोस्टली इसका पार्ट इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर एंजाइम के साथ ये लिंक्ड होता है थायरोसिन काइनेज। ये इनकी जो कन्फर्मेशनल चेंज है थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल फॉस्फोरिलेशन ऑफ थायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होती है और ये फॉस्फोरिलेशन फर्दर इंक्रीज करती है एक्टिवेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट को। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट और ये सबस्ट्रेट बेसिकली फर्दर एक्टिवेट करते हैं फर्दर मेटाबॉलिज्म या फर्दर फॉस्फोरिलेशन ऑफ अदर प्रोटीन्स लाइक phosphatidyl inositol triphosphate kinase pathway or mitogen activated protein kinase. ये basically known as second messenger system. Firstly in start करता है with the phosphorylation of tyrosine kinase, फिर activate होती है insulin receptor substrate और फिर ये जो further activation है further translation of new gene या activation of new proteins हैं with the further different enzyme activation, ये known as secondary messenger system। उनका main action क्या है? main action जो इंसुलिन का है वो within minutes वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है और विद डिले इफ़ेक्ट और उसका कुछ डिले इफ़ेक्ट इमीडिएट इफ़ेक्ट जो विद इन मिनट्स वो एक्टिवेट करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज। जो हाइपरग्लाइसीमिया है प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज लेवल उसकी अपटेक करता है थ्रू द ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो मैंने आपको बताया स्केलेटल मसल्स या एडिपोज टिश्यू में मोस्टली होते हैं। इंट्रासेलुलर पड़े होते हैं, इसकी ट्रांसलोकेशन ये सरफेस पे लेके आते हैं सेल मेम्ब्रेन की और वहाँ से ये अपटेक करते हैं प्लाज्मा से ग्लूकोज और सेल्स के अंदर लेके जाते हैं। इसका जो इमीडिएट इफ़ेक्ट है इंसुलिन को। बाकी जो इनकी सिंथेसिस है न्यू डीएनए सिंथेसिस इसका डिले इफ़ेक्ट है और ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो हमारी इंडोजिनियस इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। हम इसको रीड करेंगे। Mechanism of insulin's action, binding of insulin to the receptor site, alpha subunit जो recognition site है, conformational change होती है, activation of tyrosine kinase activity of beta subunit में और mutual phosphorylation of tyrosine residuals and they can act on the cytoplasmic proteins और we have different type of insulin receptor substrate जो इनकी phosphorylations होती हैं up to 6। ये जो IRS है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट पास ऑन द इंसुलिन सिग्नल्स एक्टिवेट other kinases, other proteins. The most important is phosphatidyl inositol 3 kinase और mitogen activated protein kinase system है। ये जो second messenger system है with the initially activation of glucose represent insulin second messenger message and through further step lead to different response including the translocation of glucose transporter especially glucose transporter 4 इसकी translocation होती है सरफेस पे आते हैं और फिर फर्दर अपना फार्माकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर जो ड्रग बॉडी के अंदर बनती है और अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है वो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। अगर कोई बाहर से ड्रग देते हैं एक्सोजिनियसली इंसुलिन हम सिंथेटिक फॉर्म इंसुलिन इंट्रोड्यूस करती हैं वो उसका फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। रिस्पॉन्सेस क्या है इंसुलिन के? इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक विद इन मिनट्स इमीडिएट इफेक्ट्स, देन इंक्रीज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस एक्टिविटी। ये एनाबोलिक हार्मोन है, ये स्टोर करता है ग्लूकोन्यूजेनेसिस होती है लिवर के अंदर, इंक्रीज़ करता है ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को। मल्टीपल फैक्टर्स ऑन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोलिपोजेनेसिस एंड लिपोलाइसिस। स्मॉल वेसल्स या वेसल्स पे इसका मैक्रो या स्मॉल वेसल्स पे लिपोलाइसिस इफेक्ट आता है और यही वजह है कि हाइपरग्लाइसेमिया जब इंसुलिन डेफिशिएंसी हो तो ये लिपोलाइसिस इफेक्ट सबसाइड होता है, माइक्रोवेस्कुलर या मैक्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स पेशेंट में आते हैं। एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो इसका डिले इफेक्ट है डेट इनहेंस द डीएनए सिंथेसिस, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। अगर हम इसके इफ़ेक्ट देखें इंसुलिन के ऑन टारगेट ऑर्गन्स पे तो इंसुलिन हैज़ इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। मेजर इफेक्ट इंसुलिन एक्ट ऑन द इट्स मेजर टारगेट लिवर है, फैट और मसल्स। इट प्रोमोट द ग्लाइकोजन स्टोरेज, ट्राइग्लिसराइड एंड प्रोटीन्स।
Very important effect, other effect में transport of potassium into the cell. Sometime hyperkalemia या hyperpotassiemia, जो potassium level high होता है extracellular या plasma level में, हम with insulin and glucose patient को ट्रांसपोर्ट इन्हेंस करते हैं पोटाशियम की विद इन द सेल्स। तो हाइपर कालेमिया के साइन एंड सिम्टम्स को हम इनिशियली सबसाइड कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ इंसुलिन। इसके साथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट इंपॉर्टेंट एनाबॉलिक हार्मोन स्पेशली ड्यूरिंग द फीटल लाइफ स्टिमुलेट द सेल प्रोलिफरेशन एंड इट्स इम्प्लिकेटेड इन सोमेटिक visceral growth and development. The main action of या effect of insulin on different organs. ओके, लास्ट में हम स्टडी करेंगे अबाउट द इंडोजीनियस इंसुलिन डिग्रेडेशन। मेन जो ऑर्गन्स हैं जो इसकी मेटाबॉलिज्म ये डिग्रेडेशन करते हैं, लिवर एंड किडनी। लिवर एंड किडनी आर द टू मेन ऑर्गन दैट रिमूव द इंसुलिन फ्रॉम द सर्कुलेशन। अगर आप देखें इंडोजीनियस इंसुलिन है, नेचुरल इंसुलिन है, liver normally clear the approximately 60% of endogenous insulin. On the other hand, kidney removing 35 to 40% of endogenous insulin. लेकिन ये अपोजिट हो जाता है जब एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग सिंथेटिक फॉर्म ऑफ इंसुलिन, सबकुटेनियस फॉर्म ऑफ इंसुलिन पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। दिस रेशियो इज रिवर्स। लिवर 30 to 40% एक्सोजीनियस इंसुलिन को एलिमिनेट करता है, ये डिग्रेडेशन ये क्लियर करता है, एंड किडनी रिमूविंग अप टू द 60% ऑफ एक्सोजीनियस इंसुलिन। और कभी आपने थिंक किया हो कि किडनी फेलियर के पेशेंट में, क्योंकि किडनी मेन एक्टिवेटर है रिमूविंग ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग, किडनी फेलियर में कुछ इंडिविजुअल्स में हाइपरग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट सबसाइड हो जाता है, ऑटोमेटिकली उनका ग्लूकोज लेवल नॉर्मलाइज होना शुरू होता है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी है इंसुलिन की वो प्रोलॉन्ग होती है, क्योंकि किडनी अपना वर्क नहीं करते। द हाफ लाइफ ऑफ सर्कुलेटिंग इंसुलिन इज़ अबाउट 3 to 5 minutes। स्टूडेंट, इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, और जब आपने एग्ज़ामिन करना है या टेस्ट परफॉर्म करना है कि आपका जो पैंक्रियाटिक टिश्यू है कितना एक्टिव है, कितना फंक्शनल है, तो आप टोटल कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन की जब आप डायग्नोज करते हैं, तो फिर क्योंकि इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है, तो मेन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं या डायग्नोसिस लगाते हैं अबाउट द सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड इज द पार्ट ऑफ प्रो इंसुलिन, जो आखिर में जिनकी क्लेवेज होती है, डिटैच होता है, लेकिन इक्वली अमाउंट में ये जो हार्मोन्स हैं ये रिलीज़ होते हैं सी पेप्टाइड विद इंसुलिन। इंसुलिन की हाफ लाइफ शॉर्ट है, ये सब साइड ये डिग्रेड हो जाता है, लेकिन सी पेप्टाइड की जो हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग है, और ये मेन टूल है हमारा डायग्नोस्टिक टूल टू नो अबाउट द फंक्शनिंग बीटा सेल्स ऑफ आवर पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज का फंक्शन को डायग्नोज करने के लिए कि पेंक्रियाटिक टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन, तो हम सी पेप्टाइड को ही कैलकुलेट करते हैं। सी पेप्टाइड का एंटी ग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हम इसको एज ए डायग्नोस्टिक टूल पेशेंट को कि उसका कितना फंक्शनिंग है बीटा सेल्स और पेंक्रियाटिक टिश्यू, अगर इंसुलिन प्रिजर्व रखती है अपने नॉर्मल क्वांटिटी, फिर हम कंसीडर करते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ पेशेंट जाता है, हम उसी तरह उसको ट्रीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, साथ इसकी हमने कॉम्प्लिकेशन और साइन एंड सिम्टम्स को भी डिस्कस किया। बाद में लास्ट में हमने इंडोजीनियस नेचुरल इंसुलिन को डिस्कस किया अबाउट द रिलीजिंग फैक्टर्स सिंथेसिस के बाद फिर हमने इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफ़ेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट एंड डिग्रेडेशन को डिटेल के साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग या सिंथेटिक फॉर्म ऑफ इंसुलिन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।